हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लेकर के बहुत बहुत जो है उस पे गौर कर रहे होंगे। तो देखिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। क्या आपका एग्जाम बहुत नजदीक है? कब से स्टार्ट है? देखिए, 17 तारीख से आपका स्टार्ट है एग्जाम। तो आज देखिए, आज हो गया आपका 11 तारीख। आज जो हम आपके सामने जो क्लास ले रहे हैं, ये 11 तारीख को ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? 11 तारीख को ले रहे हैं। और इस तारीख से, इस दिन से आपका एग्जाम मात्र 6 दिन बच जाता है। कितना? 6 दिन बच जाता है। तो कब से स्टार्ट है आपका एग्जाम? 17 तारीख से स्टार्ट है और आपका एग्जाम 6 दिनों तक चलेगा। देखिए, 17 तारीख को जो है आपका हिंदी सब्जेक्ट है। क्या है? आपका हिंदी सब्जेक्ट है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपको एग्जाम में अपने सपनों तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। क्या करता है? बहुत हेल्प करता है, मदद करता है। मानिए, अगर कोई टॉपर निकलता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या राज्य से, जो टॉपर रैंक में आता है, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको रैंक में लाने की में बहुत मदद करता है। क्या करता है? रैंक में लाने के। और जो बच्चा फर्स्ट भी होना चाहता है, जो 400 प्लस लाना चाहता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये एक हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सिर्फ सुनिएगा तो आप 80 प्लस 90 प्लस नंबर कवर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सुन करके। देखिए, आज जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, हिंदी का गद्यांश लेकर के आए हैं। और इस चीज को बताने से पहले पहले यह जान लीजिए कि आपका जो एग्जाम 17 तारीख से हो रहा है, तो आपको एग्जाम से पहले आपको इस पैटर्न के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर इस हिंदी सब्जेक्ट में आखिर हमसे पूछा क्या किया जाता है। देखिए, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है। इसमें आपसे 100 इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें कि आपको 50% बनाना है। कहने का तात्पर्य है आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितना ऑब्जेक्टिव रहता है? 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 बनाना है। इसमें कितना बनाना है? इसमें से 50 आपको बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है इसमें कि आपके सामने जैसे क्वेश्चन मिला आपको, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, एक तरफ से बनाते हुए चल जाता है। भले उस प्रश्न का उत्तर जाने चला है, अनटक्कर पीछे मार देता है, और जो कि रिजल्ट के बाद बहुत नुकसानदायक होता है। यह चीज क्या होता है? बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए आपके एग्जाम में जो 100 प्रश्न, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आप जो है ध्यान पूर्वक एग्जाम में, ध्यान पूर्वक एकदम ध्यान से बनाते जाइएगा। इसमें आपको लगातार जो है 100, जैसे आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको 100 में 100 नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 50 ही बनाना है। क्या? 50 ही बनाना रहता है। देखिए, हम जो बता रहे हैं पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहे हैं कि हिंदी में किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें कि आपको 50 बनाना है। और 50 आपको आप उस प्रश्न का उत्तर ही टच कीजिएगा जो कि आप उसमें से जान रहे होंगे। ये ना कि आप ना भी जान रहे हैं तो उसको बनाते जाइए। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, जिसमें कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो इसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। और इसमें देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। किसमें? हिंदी में 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, जो कि बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से 20 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। हम आपके सामने बोर्ड पर भी लिख दिया, देखिए, इस क्लास को देखकर 20 नंबर प्राप्त करें। अगर हम जो आपको गद्यांश बताएंगे, अगर आप उस तरीका से बनाइएगा, तो आपको इसमें 20 में से 20 नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें जो है नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन अगर आप जब सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो आपको उसमें जो है हर्षुकार दुर्घकार, हर्षिकार दुर्घकार में नंबर काटने का चांस रहता है। लेकिन गद्यांश एक ऐसा है, या 20 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और इसमें से आप बना लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। इसमें एक भी नंबर नहीं कटता। 20 में से 20 नंबर आपका उठेगा। 50 नंबर यह हो गया। और 20 नंबर का जो है आपसे गद्यांश पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। और इसमें जो है 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। तो आपका 50 20 70। और गद्यांश में जो है आपके एग्जाम में 4 गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 2 गद्यांश बनाना होता है। प्रत्येक गद्यांश 10 नंबर का होता है। क्या होता है? प्रत्येक गद्यांश 10 नंबर का होता है। और आपके एग्जाम में 4 गद्यांश पूछा जाता है। कितना गद्यांश पूछा जाता है? 4 गद्यांश पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि 4 में से आपको केवल और केवल 2 बनाना है। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, जैसे कि एग्जाम में एक नंबर जिसे स्टार्ट होगा, गद्यांश स्टार्ट होगा एक का को, एक में 2 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक को हो गया, एक खो। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि को और खो दोनों बना लेता है। क्या करता है? दोनों बनाता है। पर ऐसा नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको जो है इसमें से बोला जाएगा, इनमें से किसी एक का ही हल कीजिए। तो आप एक का ही हल कीजिएगा। जैसे आप या तो को बना लीजिएगा, या को नहीं समझ में आ रहा है तो आप
को नंबर बना लीजिएगा। और दूसरे नंबर में जो है एक का को हो गया, फिर दूसरे नंबर में जो है आपसे फिर से गद्यांश ही पूछा जाएगा, को और खो अगर आपसे पूछा जाए, इनमें से आपको एक ही बनाना है, ये ना कि एक नंबर में पूछा गया दो तो हम दो बना देंगे। सर ने बोला है आपको कि आप दो गद्यांश बनाइएगा तो आप दो गद्यांश इस तरह से बना के गलती नहीं कीजिएगा। किस तरह से बनाइएगा, एक नंबर में को या को एक बनाइएगा, दोनों नहीं बनाइएगा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बनाइएगा। और इसमें जो है दो, दूसरा जो है इसमें भी आपको दो गद्यांश दिया रहेगा, जिसमें कि आपको केवल और केवल एक बनाना है। कितना बनाना है, केवल एक बनाना है, या तो को बनाइए या को बनाइए, दोनों नहीं बनाइएगा। इस प्रकार से आपका प्रत्येक गद्यांश 10 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 10 नंबर का। एक बनाते हैं तो 10 नंबर, दूसरा बनाते हैं तो 20 नंबर, आपका आसानी से कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आगे देखिए, तो आपको गद्यांश के बारे में हम बता दिए। देखिए गद्यांश हो गया आपका 20 नंबर का। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है आपसे 100 में से 40 आपका व्याकरण से पूछा जाएगा और 60 आपका किताब से पूछा जाएगा। 60 किताब से, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 50-50 पूछ देता है, या तो कभी ऐसा होता है कि 60 यह पूछ देगा, 40 यह पूछ देगा। यह हो गया आपका व्याकरण प्रश्न का, व्याकरण पोर्शन का व्याकरण, और यह हो गया आपका किताब का। क्या हो गया, यह हो गया आपका किताब का, और यह हो गया आपका व्याकरण का। तो कभी 40 पूछ देता है तो कभी 60, तो इसमें से कभी 60 तो कभी 40। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी 50-50 पूछ देता है। कैसा, 50-50 पूछ देता है। तो आप ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ गए, गद्यांश के बारे में समझ गए। और इसके बाद जो आता है आपसे 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। तो आपको हम पहले गद्यांश बताएंगे कि किस प्रकार से आप बनाइएगा, किस प्रकार से आप 20 में 20 नंबर प्राप्त कीजिएगा। इसके बाद जो है आपसे 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है। 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। अगर आप देखिए, यह जो निबंध है हम आपको इसमें जो है आपको 10 निबंध ऐसा देंगे तो उसमें से आपका एग्जाम में आने की संभावना रहेगा। तो देखिए हम इसको आगे करवाएंगे, लेकिन आपको पहले पैटर्न के बारे में जान लीजिए। 10 आपका निबंध हो गया, 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। इसमें जो आपसे 5 निबंध पूछा जाएगा और इसमें से आपको केवल और केवल एक बनाना है। कितना बनाना है, एक बनाना है, और जो कि प्रत्येक 10 नंबर का होता है। एक बनाना है और 10 नंबर का होता है। निबंध समझ गए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 नंबर का यह हो गया, 20 नंबर का यह हो गया, 10 नंबर का यह हो गया, 50 30 80 हो गया। और उसके बाद देखिए 5 नंबर का पत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, 5 नंबर का पत्र पूछा जाता है। और इसमें जो एग्जाम में आपसे 2 पत्र पूछा जाएगा, उनमें से केवल और केवल आपको एक बनाना है। कितना बनाना है, केवल और केवल एक बनाना है। 2 रहेगा और इसमें से एक बनाना है, और 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद जो है 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरीय रहेगा प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा, लघु उत्तरीय 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। कितना, प्रत्येक प्रश्न, इसमें जो आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा और जिसमें कि आपको केवल और केवल 5 प्रश्न बनाना है। और प्रत्येक प्रश्न आपका एग्जाम में 2 नंबर का रहता है। कितना, 2 नंबर का रहता है, 2 नंबर का रहता है। और यह जो होता है 10 नंबर का रहता है। यह आपसे, आपको जो है यह किताब से पूछा जाता है, 10 नंबर की किताब से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कितना कंप्लीट हो गया, 50 20 70 80 85 10 95। और 5 नंबर का क्या पूछा जाता है, सप्रसंग पूछा जाता है। सप्रसंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, भावार्थ स्पष्ट करे, सप्रसंग। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किताब से ही आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और यह जो होता है इसमें से यह भी 5 नंबर का होता है। और इसमें आपके एग्जाम में 2 को पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको केवल और केवल एक बनाना है। कितना बनाना है, एक बनाना है, जो कि प्रत्येक एक बनाना है, जो कि 5 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिए। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 बनाना है, जिसमें कि 60 व्याकरण से, 40 किताब का रहेगा। उसके बाद गद्यांश रहेगा, आपके एग्जाम में 4 गद्यांश रहेगा, जिसमें कि आपको 2 बनाना है, जो कि प्रत्येक गद्यांश 20 नंबर का रहता है। उसके बाद निबंध है 10 नंबर का, 5 पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको केवल और केवल एक बनाना पड़ेगा, जो कि 10 नंबर का रहता है। उसके बाद पत्र आता है। पत्र आपसे 2 पत्र पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको केवल और केवल एक बनाना है, जो कि 5 नंबर का होता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 10 नंबर का, 10 नंबर का 10 प्रश्न रहेगा, उसमें से 5 बनाना है, जो कि प्रत्येक 2 नंबर का होता है। और इस प्रकार से 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। और सप्रसंग अंतिम में पूछा जाएगा कि इसका सप्रसंग लिखे। सप्रसंग करने का तात्पर्य यह है कि आपका, आपके एग्जाम से, आपकी किताब से ही वह एक लाइन उठाया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका सप्रसंग लिखे। कहने का तात्पर्य है इसको भावार्थ में स्पष्ट करे। तो इस प्रकार से 100 नंबर आपको हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिए। अब देखते हैं आखिर गद्यांश आप किस प्रकार से बनाइएगा।
हम आपको इस सब चीज के बारे में बताएंगे। एग्जाम से पहले हम आपको हिंदी का पूरा कंप्लीट करवाएंगे और आपको जो है 17 तारीख को पहला विषय हिंदी है और हिंदी आपको ताबड़तोड़ तैयारी करना है, क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। तो देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, आपके सामने हम लेकर गया है गद्यांश। पैटर्न के बारे में हम आपको बता दिए और यह है गद्यांश। तो गद्यांश हम आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में किस प्रकार से गद्यांश को हल कीजिएगा। अगर आप इसमें एक भी गलती करते हैं तो आपको नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि यह जो गद्यांश है पूरी तरह से इजी होता है। क्या होता है? पूरी तरह से इजी होता है और यह आपको 20 नंबर कवर करके देगा। आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। हाँ, इस क्लास में आपको 2 गद्यांश बताएंगे और किस प्रकार से आप बनाइएगा वो हम बताएंगे। चलिए आप आगे देखते हैं। देखिए, आपसे 1 नंबर, जैसे आपके एग्जाम में हम इससे पहले हम आपको बताया कि 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा को और खो। 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपको एक बनाना है, या तो को या तो खो। तो देखिए इस प्रकार से बनाइएगा। को दिया है जिस प्रकार से हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने 5 प्रश्न दिया हुआ है और इस 5 प्रश्न का हल कीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो 2 नंबर कट जाएगा। देखिए किस प्रकार से बनाएगा। इस प्रकार से आपसे गद्यांश दिया रहेगा और इसमें से आपके सामने प्रश्न दिया रहेगा 5 और इसमें से जो है आपको प्रश्न पढ़ना है और इसमें से आंसर ढूंढ करके आपको लिखना है। देखिए किस प्रकार से बनाइएगा। प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। तो आप ध्यान से पहले प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आप इसको एक बार एक नजरिए से इसको देख लीजिए। एक नजरिए से इसको देख लीजिए। देखिए इसमें से प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। तो इसको पढ़िए। उस साहित्यिक गद्य रचना को निबंध कहा जाता है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। तो किस गद्य रचना को, देखिए इससे पकड़िए, आप पॉइंट से पकड़िए, किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। निबंध कहा जाता है, देखिए पॉइंट पकड़िए, यहाँ पे निबंध कहा जाता है। इसका मतलब इसका उत्तर यहीं से शुरू होगा। कहां से होगा? निबंध कहा जाता है। तो पढ़िए, उस साहित्यिक गद्य रचना को निबंध कहा जाता है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा। अब देखिए लिखने का भी तरीका समझिए कि आप इसको, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। जैसे को दिया हुआ है 1 नंबर का, तो आप पहले को लिखिएगा, क का एक उत्तर यहां से लिखिएगा, एरो दीजिएगा, उसके बाद आप अपना आंसर यहां से स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा, जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। देखिए आपके प्रश्न में ही आधा उत्तर छिपा रहता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा, जिसमें किसी विषय से, देखिए हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस प्रकार से हम शॉर्ट माध्यम में, देखिए किस प्रकार से लिखिएगा। आप यहां से पहले यहां से यहां तक लिखिएगा, जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यहां तक लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद यहां से यहां उतार लीजिएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा। जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। इस प्रकार से एक का आंसर हो जाएगा। एक का आंसर क्या हो गया, यहां से यहां हो गया आपका एक आंसर। एक का आंसर यहां से यहां हो गया आपका एक। तो इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। आप देखते हैं दूसरी प्रश्न आप किस प्रकार से बनाइएगा। पहले आप ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपके सामने क्या है, निबंध विधा में पहली रचना किसने की थी और क्या बताया था। निबंध विधा में पहली रचना किसने की थी और क्या बताया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। निबंध विचार प्रधान विद्या है। क्या है? निबंध विचार प्रधान विद्या है। इसमें बुद्धि तत्व प्रधान होता है। इसमें क्या प्रधान होता है? बुद्धि तत्व प्रधान होता है। यहाँ क्या पूछा, निबंध के 2 प्रमुख, निबंध विधा में पहली रचना किसने की थी।
16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लेखक मानतेन ने इस विधा में पहली रचना की थी। देखिए आपका उत्तर मिल गया। 9 नंबर का जो प्रश्न है, निबंध किस विधा में पहली रचना किसने की थी? तो किसने की थी? मानतेन ने। तो यहां से आप लिखिएगा 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लेखक मानतेन ने इस विधा में पहली रचना की थी, यहां तक लिखिएगा। उसके बाद आगे क्या पूछा जा रहा है, और क्या बताया था, और क्या बताया था इसने, और बताया था कि यह मुक्त मन की गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। क्या है? गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो आपका 2 का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां से और यहां तक आपका 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगली 3 नंबर का प्रश्न, निबंध के 2 प्रमुख भेद का नाम लिखें। देखिए आप धड़पड़ नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आप माइंड को शांत करके आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, माइंड को शांत करके उत्तर दीजिएगा, तो आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निबंध के 2 प्रमुख भेदों के नाम लिखे। तो निबंध के 2 प्रमुख भेद का नाम तो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। कि यह मुक्त मन की गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। निबंध के 2 प्रमुख भेद है, निबंध के 2 प्रमुख भेद का नाम लिखे, वही पूछा जा रहा है। तो मिल गया आपका आंसर, निबंध के 2 प्रमुख भेद है व्यक्तिक निबंध और वैचारिक निबंध। तो निबंध के 2 प्रमुख भेद कौन सा है? तो आप आंसर क्या लिखिएगा, निबंध के 2 प्रमुख भेद इस प्रकार है। क्या लिखिएगा? आपको लिखिएगा, को लिख के कितना नंबर का प्रश्न दे रहे हैं उत्तर? 3 यहाँ पे लिखिएगा 3 का उत्तर। और यहाँ पे क्या लिखेगा? निबंध के 2 प्रमुख भेद का नाम लिखे। तो निबंध के 2 प्रमुख भेद इस प्रकार है, निबंध के 2 प्रमुख भेद इस प्रकार है, 2 प्रमुख भेद इस प्रकार है, इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए ई। 1 नंबर में क्या लिखिएगा? 1 नंबर में व्यक्तिक निबंध, क्या लिखिएगा? व्यक्तिक निबंध, व्यक्तिक निबंध। और 2 में लिखिएगा दूसरा क्या है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? 2 प्रमुख भेद। तो पहला तो हो गया आपका यह, दूसरा है वैचारिक निबंध, वैचारिक निबंध, वैचारिक निबंध, यह क्या हो गया? दूसरा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में बनाना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में हल करना है प्रश्न का उत्तर। देखिए 2 नंबर का बता दिया, 3 नंबर का बता दिया, 3 नंबर का क्या हो जाएगा? यहां से उतार लीजिएगा, निबंध के 2 प्रमुख भेद इस प्रकार है, निबंध के 2 प्रमुख भेद, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं व्यक्तिगत निबंध, व्यक्तिक निबंध और वैचारिक निबंध, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो समझ गए आप? इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ 3 नंबर का उत्तर हो गया यह। उसके बाद चौथा में क्या पूछा जा रहा है, ललित निबंध लिखते समय निबंधकार क्या करता है। देखिए ललित निबंध लिखते समय निबंधकार क्या करता है? देखिए व्यक्तिक निबंध को ललित निबंध भी कहा जाता है। इनमें निबंधकार प्रायः अपारंपरिक एवं अत्यंत साधारण विषयों को चुनता है और विनोद पूर्ण मुक्त मनोदशा में उस पर टिप्पणियां करता चला जाता है। इस प्रकार से 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ललित निबंध लिखते समय निबंधकार क्या करता है? तो ललित निबंध लिखते समय निबंधकार प्रायः, यहां से आपका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर, यहां से और यहां तक लिखिएगा, विनोदपूर्ण दशा में उस पर टिप्पणी करता चला जाता है। इस प्रकार से 4 का आंसर हो जाएगा। 5वां में क्या पूछा जा रहा है आपसे, हिंदी के कुछ प्रमुख ललित निबंध के नाम लिखे। तो हिंदी के कुछ प्रमुख ललित निबंध के नाम क्या है? तो आप देखिए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शिव पूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय आदि हिंदी के प्रमुख ललित निबंध है। देखिए आप एक पॉइंट पकड़ के आप गद्यांश का आंसर दे सकते हैं। कुछ प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम लिखे, ललित निबंधकारों। देखिए ललित निबंधकार है, हिंदी के प्रमुख निबंधकार है, तो इससे पकड़ लीजिएगा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 5 का आंसर, यहां से
यहां तक हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा गद्यांश। और इस गद्यांश के साथ साथ एक और गद्यांश हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आपको, हम जानते हैं कि इसमें जो है आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा और कुछ कुछ समझ में ना भी आया होगा, तो हम एक और गद्यांश आपको बताएंगे और उसमें समझाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे। को का हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत आया हुआ हो तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा नजर से। एक बार हम दूसरा गद्यांश आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक गद्यांश आपको बता चुके हैं, अब देखते हैं दूसरा गद्यांश। देखिए आप गद्यांश किस प्रकार से बनाइएगा। देखिए पहले नंबर तो आप एक बार इसको एक नजरिए से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न की ओर देखिए। सबसे पहले आपको इसको एक नजरिए से पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले। देखिए खो, आज के इस आधुनिक युग के चारों ओर फैशन, बाहरी तड़क भड़क एवं झूठे दिखावों का ही बोलबाला है। आज व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, परंतु उसका आदर सम्मान उसकी योग्यता एवं विचारों के आधार पर ना करके केवल कीमती वस्त्रों के आधार पर किया जाता है। आडंबर शून्य एवं आडंबर शून्य एवं कृत्रिमताहीन जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। आज के इस भौतिकवादी जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। आज के इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति में मानवीय गुप्त लुप्त होता जा रहा है। इच्छाओं के विस्तार ने उसे अधिक स्वार्थी बना दिया है। वह केवल अपने स्वार्थी को ही सिद्ध करने में लगा है। सादगी में ही एक आकर्षण होता है। सादगी से रहने वाले व्यक्ति की इच्छाएं भी सीमित होती है। सादगी से रहने वाले व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होती है, वह थोड़े से में ही निर्वाह कर लेता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा ऊपर से नारियल की भांति कठोर और अंदर से सजल और कोमल होते हैं। आज की परिस्थितियों में तो विचारों की उच्चता एवं सादगी का ही जीवन की परंपराओं और जीवन मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ हो सकती है। इस प्रकार से हम एक नजर पहले आप एग्जाम में इसको पढ़ लीजिएगा, माइंड को शांत करके, और उसके बाद आप प्रश्न की ओर देखिएगा। तो देखिए प्रश्न आप किस प्रकार से बना सकते हैं। एक नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज के इस आधुनिक युग में किसका बोलबाला है, तो आप इसका आंसर किस प्रकार दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, या तो अगर आप एक का खो बना रहे हैं तो आप आपके एग्जाम में या तो दो का खो बना रहे हैं तो दो लिखिएगा, तो लिखा हुआ होगा ऑलरेडी पहले से। अगर आप एक का खो बना रहे हैं, देखिए एक में को और खो दोनों होता है, उसमें से एक गद्यांश बनाना होता है, और दूसरे में भी दो गद्यांश होता है, को और खो, इसमें की एक गद्यांश बनाना होता है। तो एक का है तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या इस प्रकार से बनाइएगा। एक इस प्रकार से लिखिएगा, एक का खो बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, एक का खो बना रहे हैं, खो का एक उत्तर, इस प्रकार से लिखिएगा। समझे, इस प्रकार से लिखिएगा आप आंसर इसका। देखिए एक का खो नंबर का एक नंबर का उत्तर। आज के इस आधुनिक युग में किसका बोलबाला है। देखिए आज के इस आधुनिक, इस पॉइंट से पकड़िए, बोलबाला और आज, इससे पकड़िए, आप इस प्रकार से बनाइए। देखिए आज कहां पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है बोलबाला देखिए यहाँ शुरू और अंत। तो पढ़िए आज के इस आधुनिक युग में किसका बोलबाला है, तो आज के इस आधुनिक युग के चारों ओर फैशन, बाहरी तड़क भड़क एवं झूठे दिखावों का ही बोलबाला है। इस प्रकार से एक का आंसर आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप एक का आंसर आसानी से बना लीजिएगा। एक का यहां से यहां तक क्या लिखिएगा, इस प्रकार से आप लिखिएगा। उसके बाद आप आंसर लिखिएगा आज की इस आधुनिक युग में किसका बोलबाला है। तो आज के इस आधुनिक युग के चारों ओर फैशन, बाहरी तरक भड़क एवं झूठे दिखावों का ही बोलबाला। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आंसर एक का समझ गए किस प्रकार से आप गद्यांश बना सकते हैं इजी वे में। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर की ओर। आज व्यक्ति का
आज व्यक्ति का आदर सम्मान किस आधार पर किया जाता है? तो आप 2 नंबर का किस प्रकार से लिखिएगा? एक ऑलरेडी आपका पहले से लिखा हुआ है, एक का खो, खो का यहाँ पे लिखिएगा, खो का ही है कितना? 2 नंबर आंसर इस प्रकार से लिखिएगा। ऑलरेडी एक पहले से हम लिख दिए हुए हैं, एक का खो का एक, खो का 2, इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। देखिए 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आज व्यक्ति का आदर सम्मान किस आधार पर किया जाता है? देखिए आज व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, परंतु उसका आदर सम्मान उसकी योग्यता एवं विचारों के आधार पर ना करके केवल कीमती वस्त्रों के आधार पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? आज व्यक्ति का आदर सम्मान किस पर आधार पर किया जाता है? तो आप देखिए, आप आंसर आप खुद से बना सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, ट्रिक लगाइए। किस प्रकार? आज आदर सम्मान के आधार, देखिए आदर सम्मान कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, आज यहाँ पे है, और इसका अंत कहाँ हो रहा है? देखिए इसका अंत कहाँ हो रहा है? योग्यता आधार पर इस प्रकार से अंत हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ इसका आंसर लिख दीजिएगा 2 नंबर का, और इस प्रकार से आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का आंसर क्या लीजिएगा? आज व्यक्ति का आदर सम्मान किस आधार पर किया जाता है? आप यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिएगा आराम से, कॉमन साइंस दिमाग लगा के। क्या अगर आप नहीं बना सकते, देखिए अगर जो व्यक्ति जो स्टूडेंट अच्छे से इसको बना सकता है, समझ सकता है, तो वह किस प्रकार बनाएगा इसको? देखिए आज व्यक्ति का आदर सम्मान, आदर सम्मान कीमती वस्त्रों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से अगर जो जानता है तो इस प्रकार से बनाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहां से यहां तक छापिएगा। इसको भी कोई गलत नहीं कर सकता, किसी का क्षमता नहीं है कि इसको भी गलत कर दे। यह भी आपका सही है, और फुल में फुल मार्क्स 2 नंबर आपको मिलेगा। आज व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, इस प्रकार से आप लिखिएगा यहां से यहां तक। व्यक्ति आज व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा और विद्वान क्यों ना हो, इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। ठीक, 2 नंबर का यहां से यहां तक समझ गए? इस प्रकार से देखिए, जरूरी नहीं कि हम आपके सामने जो लेकर के आए वही गद्यांश आए, हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से बना सकते हैं। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 3 नंबर का, कैसा जीवन सादगी कहलाता है? तो कैसा जीवन सादगी कहलाता है, तो पहले पढ़ते हैं। आडंबर शून्य एवं कृत्रिम जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। आप आराम से यहाँ छाप दीजिएगा, आराम से यहाँ से यहाँ लिखिएगा, और आपका 3 का आंसर हो गया। यहाँ से यहाँ 3 नंबर का आंसर आप खो नंबर का बना रहे हैं, खो का 3 आंसर। इस प्रकार से आप क्या लिखिएगा? कैसा जीवन सादगी कहलाता है, आप यहाँ से यहाँ छाप दीजिएगा, हो गया आंसर इसका। आडंबर शून्य, आडंबर शून्य, आडंबर शून्य एवं वस्त्रों के आडंबर शून्य एवं कृत्रिमताहीन जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। एवं कृत्रिमताहीन जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। जीवन जीना ही सादगी कहलाता है, सादगी कहलाता। इस प्रकार से आप 3 नंबर का आंसर इस प्रकार से आप बनाइएगा। इस प्रकार से आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति क्या सिद्ध करने में लगा है? पहले पढ़िए, देखिए यहाँ पे आपका आंसर 3 नंबर का यहाँ से यहाँ हो गया। आज के इस भौतिकवादी जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। आज के इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति में मानवीय गुप्त लुप्त होते जा रहा है, गुप्त लुप्त होते जा रहा है। तो आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति क्या सिद्ध करने में लगा है? इच्छाओं के विस्तार ने उसे अधिक स्वार्थी बना दिया है, वह केवल अपने स्वार्थी को ही सिद्ध करने में लगा है। आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति क्या सिद्ध करने में लगा है? तो खो नंबर का 4, खो का 4 आंसर। आप यहां से आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति क्या सिद्ध करने में, आप यहां से यहां लिखिएगा। आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति अपने स्वार्थी को ही सिद्ध करने में लगा है। किसको सिद्ध करने में? अपने स्वार्थी को ही सिद्ध करने में लगा है, अपने जीवन को स्वार्थी करने में ही सिद्ध करने में लगा है। तो आप चाहे तो या ना लिख करके आप यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा, वह केवल अपने स्वार्थी को ही सिद्ध करने में लगा। यह भी आंसर आपको कोई गलत नहीं करेगा। यहाँ 4 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सज्जन व्यक्ति कैसा होता है, 5 नंबर का प्रश्न। सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं? तो 5 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सज्जन व्यक्ति हमेशा ऊपर से नारियल की भांति कठोर और अंदर से सजल और कोमल होते हैं। सज्जन व्यक्ति हमेशा कैसा होते हैं? ऊपर से नारियल की भांति कठोर, अंदर से कोमल होते हैं। इस प्रकार से 5 का आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए 2 गद्यांश हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं कि आप एग्जाम हॉल में किस प्रकार से गद्यांश को हल कीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझने में कोई कठिनाई होगी नहीं होगी। आप ट्रिक के माध्यम से समझिए। अगर आप एक भी बार गद्यांश को हल नहीं किए हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप ट्रिक लगाइए। आप शुरू का जो शब्द है वो पकड़िए और अंतिम का जो शब्द है वो पकड़िए और इसमें खोजिए शुरू और अंतिम और उसको छाप दीजिए। उसको कोई गलत नहीं कर सकता, वह भी आपका आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपकी साथी जो है वह भी 20 नंबर आसानी से कवर कर सके। किस प्रकार से गद्यांश को बनाया जाता है उनको भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।